कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के केस में नई जानकारियां सामने आई हैं। पत्नी पल्लवी पर पूर्व डीजीपी की हत्या का आरोप लगा है। पूर्व डीजीपी से बहस के बाद पल्लवी ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी, यह पता चला है। और इससे पहले मिर्ची पाउडर डाला गया और फिर चाकू से वार कर दिया पत्नी ने ही पति पर। पुलिस की जो थियरी सामने आई है, जो नई जानकारियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक पुलिस को संपत्ति विवाद में हत्या का शक है। और कर्नाटक में बेंगलुरु में पूर्व डीजीपी की हत्या के बाद एक बार फिर लोग हैरान हैं। इससे पहले मेरठ में 2 हैरान करने वाली वारदातें सामने आ चुकी हैं, जब मुस्कान नाम की महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, फिर शव को ड्रम में छिपा दिया। मेरठ में ही पत्नी ने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। कई केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। अब कर्नाटक के बेंगलुरु से ये मामला सामने आया है। हाई प्रोफाइल मामला, पूर्व डीजीपी की उनकी पत्नी ने ही हत्या कर दी। इसी केस से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश को दंगों से निपटने में महारत हासिल थी, लेकिन वो अपने ही घर में जिंदगी की जंग हार गए। इस मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी पल्लवी को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक पत्नी ने ही पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या की थी। दरअसल प्रॉपर्टी को लेकर उनकी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता था और रविवार को यह विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने बेरहमी से पति की हत्या कर दी। सूत्रों का दावा है कि हत्या के बाद पल्लवी ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल किया था और कहा था, मैंने राक्षस को खत्म कर दिया है। हत्या से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में पल्लवी ने कई ऐसे मैसेज शेयर किए थे जिसमें दावा किया गया था कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मौके से 2 चाकू, 1 बोतल और खून से सनी चादरें जब्त की हैं। पुलिस इस मामले में पूर्व डीजीपी की बेटी से भी पूछताछ कर रही है। दरअसल ओम प्रकाश 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। वो 2015 में कर्नाटक के डीजीपी बने थे। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही मची है। रामबन में 3 लोगों की मौत की खबर है। 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। हर तरफ आफत, चारों ओर तबाही के निशान। देश के सबसे खूबसूरत प्रदेश जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा बदला है कि रामबन से लेकर किश्तवाड़ तक हर तरफ कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर रामबन की है, जहां बिन मौसम बारिश के बीच अचानक बादल फट गया और पहाड़ से सैलाब बनकर आया है, जिसके कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। 3 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सबसे खौफनाक मंजर धर्मकुंड गांव का है, जहां अभी भी कई लोग मलबे में दबे हैं, जिनका रेस्क्यू एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर रही है। हम भी डरते यहाँ पे रात को रहने के लिए, अभी तभी बाहर है, क्या करेंगे, मजबूर हो गए हैं। अंदर नहीं जाएंगे? नहीं, कैसे जाएंगे, डर रहे हैं कहीं ऊपर से और सैलाब आएगा तो अंदर बचे, खुदा न करे मर जाएंगे। 50-60 गारे यहाँ इसी नाला एरिया में सर। गनीमत है कि जानी नुकसान नहीं हुआ? जानी नुकसान नहीं है। रात के 3 बजे उठे हम ऊपर, बच्चों को बचा दिया, बहुत मुश्किल से जान भी बचाए, बच्चों को भी बचाया। और वहीं भारी बारिश और भूस्खलन के बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे लोग छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं के साथ पैदल ही चलने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे लिए जो लेडीज है वो यहाँ पर चल रही है। कहाँ जा रहे हो आप? श्रीनगर। कितने किलोमीटर पैदल चले अभी तक? हम बहुत दूर से आ रहे हैं। कहाँ से? रामबन से। पैदल जाना है अब श्रीनगर? नहीं, बानीहाल तक जाना है। बानीहाल तक पैदल जाओगे? नहीं, गाड़ी मिलेगी तो बैठ जाएंगे। अभी पैदल चल रहे हो जी। आप कितने किलोमीटर पैदल चले अभी? अभी तक 5-6 किलोमीटर पैदल चल रही है। अब जाना कहाँ है आपने? बानीहाल जाना है। तो पैदल जाएंगे? अगर जहाँ तक गाड़ी नहीं मिलेगी वहाँ तक पैदल जाएंगे। जी जी जी। हालांकि जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रामबन में भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर संपर्क बहाल करने के लिए अभियान शुरू कर रखा है। सड़क साफ करने और उसे बहाल करने में थोड़ा समय लग सकता है। आपको बता दें कि शनिवार को रामबन जिले में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बीच हुए भूस्खलन से भारी तबाही मची है। तो जम्मू कश्मीर में बेमौसम बारिश से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैसे, एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
भारी तबाही के बीच मशकूर नाम का युवक पैदल ही शादी करने के लिए निकल चुका है। मशकूर के साथ उसके कुछ करीबी रिश्तेदार भी हैं। मशकूर और उसके रिश्तेदारों का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में वो भूस्खलन से बंद हाईवे के बीच पहाड़ों से होते हुए दुल्हन के घर जा रहे हैं। दुल्हन ने कहा कि ऊपर वाले को जो करना था वो कर चुका है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से वो पैदल दुल्हन लेने जा रहा है। उसने सरकार से अपील करते हुए कहा कि NH-44 को जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। कल जो बारिश गिरी उसकी वजह से आज ये हाल हो रही है, तो अब पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो कम से कम 7-8 किलोमीटर लगभग पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। फिर आगे से कोई गाड़ियों का समाचार करेंगे हम, और फिर जाके हम कहीं ठिकाने तक पहुँच सकते हैं। जो ऊपर वाले ने करना था वो तो कर दिया, अब तो क्या करे, जो होना था सो वो हो गया। बता दें कि रामबन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं। अब हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर दिखाते हैं। मुंबई के स्विमिंग पूल में डूबने से 11 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में अपडेट क्या मिल रहा है, जांच कैसे चल रही है आगे, इसी रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। मुझे कुछ भी करना पड़े, सब कुछ होगा। एक मेरा 11 साल का बच्चा खाया इन लोगों ने यार। ये गुस्सा है 11 साल के ग्रंथ मुथा के परिवार का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी कल इस स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। ग्रंथ मुथा पिछले 7 दिनों से गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग सीखने आ रहा था। मुथा के पिता ने मौत का जिम्मेदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कर्मचारियों को ठहराया है। जब वो बच्चा स्विमिंग सीखने जा रहा था तो उनकी एक जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे को सिखाते टाइम लाइफ गार्ड वहाँ रहे, लेकिन वहाँ कोई भी लाइफ गार्ड नहीं था, जिसके कारण आज ये हादसा हुआ बड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर तुरंत ध्यान दे और जल्द से जल्द इन सबको गिरफ्तार करके कार्रवाई करे। अव्यवस्था है और क्या बोल सकते हैं कि इनकी लापरवाही से हमारे बच्चा आज हमने खो दिया है। क्या मांग करेंगे आप? मैं ये आह्वान ऐसा करूंगा कि जो भी ये कार्य करते हैं, जिसको इन्होंने ठेकेदार में दिया है, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए और जो ये लाइफ गार्ड है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता ने पीड़ितों को सांत्वना दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा हुआ है। पुणे के एक एडवेंचर पार्क में महिला की मौत हो गई है और जिप लाइन टावर से गिरकर महिला की मौत हुई है। 30 फीट ऊंचे टावर से गिरकर महिला की मौत। तो पुणे की ये घटना है जहां पर इस महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आई है, एडवेंचर पार्क में एक टावर से गिरने से इस महिला की मौत हो गई। जिप लाइन टावर से गिरने के बाद इस महिला की मौत हो गई। ये वही पार्क है जहां पर ये हादसा हुआ है। जिस टावर से इस महिला की गिरकर मौत हुई है वो इसी पार्क में टावर मौजूद था और हादसे में इस महिला की जान चली गई। 30 फीट ऊंचे टावर से ये महिला गिरी। और सियासत से जुड़ी आज की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। TV9 ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज से बात की। क्या कहा, सुनिए। 2022 के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन 2025 में आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि मेयर का प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे। कारण क्या है? देखिए, हमारे पास नंबर्स नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन 2022 में तो नंबर आपको मिले थे। हाँ, 2022 में मिले थे, बट अब जो है हमारे पास नंबर्स नहीं है और हम लोग तोड़ फोड़ की खरीद फरोख्त की राजनीति के अंदर विश्वास नहीं रखते। हम चाहते हैं भाजपा जो है अपने ट्रिपल इंजन की सरकार चलाए। केंद्र उनके पास है, दिल्ली सरकार उनके पास है, एमसीडी की सरकार भी वो बनाए। कूड़े के पहाड़ हों, रोड के ऊपर ट्रैफिक हो, रोज़ रोज़ हत्याएं हों, दिल्ली का पोल्यूशन हो, जल भराव की समस्या हो, गलियों में झाड़ू लगाना हो, अब सब कुछ भारतीय जनता पार्टी देखे और दिल्ली के लोगों को कुछ करके दिखाए। और बीजेपी का रिएक्शन आया, वो कह रहे हैं कि आपने पूरे 2.5 साल में बहुमत खो दिया, एकदम ठप कर रखा था, अब जब नहीं संभल रहा, आपको हार होती दिख रही है, तो आप क्या कर्नाटक कर रहे हैं? अब भाजपा को चलाने दीजिए, अब भाजपा को दिल्ली वाले देखेंगे भाजपा कैसे काम करती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ 2 वकीलों ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। इसके अलावा देश के अटॉर्नी जनरल से भी अवमानना की कार्रवाई की इजाजत मांगी गई है। इस मामले में एक वकील ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है, जबकि दूसरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर के मुताबिक उनका बयान अपमानजनक और भड़काऊ है। ऐसे में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अवमानना के नियम क्या हैं। धारा 15 हाई कोर्ट को संज्ञान लेने का अधिकार देता है। धारा 14 सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने का अधिकार देता है। धारा 15B के तहत अटॉर्नी जनरल या सुप्रीम कोर्ट की सहमति जरूरी है। दोषी पाए जाने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना संभव। दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल की सजा संभव है। आर्थिक जुर्माना और जेल दोनों भी हो सकती है। दरअसल निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर संसद की संप्रभुता को कमजोर करने और अपनी सीमा से बाहर जाने का आरोप लगाया था और कहा था कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए सीजेआई जिम्मेदार हैं। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। राहुल के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। राहुल ने क्या कहा और बीजेपी राहुल को क्यों घेर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections. Do the math. It would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, you have videography taking place. Actually, if we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. राहुल गांधी के इन आरोपों का बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब दिया है। राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी भाषा का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मुंबई बीजेपी ने शहर में कई जगहों पर पोस्टर्स लगवाए हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। वीडियो में दिख रहा है पोस्टर मुंबई बीजेपी ने शहर में कई जगहों पर लगाया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि भाषा को लेकर जारी विवाद में बीजेपी ने भी एंट्री कर ली है। पोस्टर में मराठी में लिखा गया है, ये भाषा की शक्ति नहीं महाराष्ट्र की भक्ति है और भाषा तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। मुंबई बीजेपी के मुताबिक मराठी भाषा के साथ हिंदी भाषा को 1ली से 5वीं कक्षा तक लागू करने का फैसला भाषा को जबरन थोपना नहीं बल्कि भाषाओं को एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विपक्ष से हिंदी भाषा को थोपे जाने के आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति ने 3 भाषाएं सीखने का अवसर प्रदान किया है। भाषाएं सीखना जरूरी है। नियम कहता है कि इन 3 भाषाओं में से 2 भारतीय होनी चाहिए। मराठी पहले से ही अनिवार्य है और रहेगी, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवसेना, उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने की मंजूरी के बाद महाराष्ट्र में हिंदी थोपी जा रही है। और मुर्शिदाबाद हिंसा की तफ्तीश में कई परतें खुली हैं। एसआईटी की जांच में बांग्लादेशी आतंकियों की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ। बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश की जमीन से हुई साजिश पर नया खुलासा हुआ। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसआईटी की तफ्तीश में कई नए सबूत मिले हैं। एसआईटी जांच के दौरान 35 आतंकियों की पहचान हुई है। इन आतंकियों में ज्यादातर बांग्लादेश बॉर्डर पार कर देश में घुसे थे। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि इन आतंकवादियों का हिंसा में बड़ा किरदार था। पश्चिम बंगाल सरकार की एसआईटी टीम की जांच में खुलासा हुआ है कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी के साथ इन आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं। एबीटी बांग्लादेश का एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। वहीं बंगाल पुलिस ने बताया कि मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में लगातार धरपकड़ जारी है। अभी तक इस मामले में पकड़े गए दंगाइयों की संख्या 290 तक पहुंच गई है, तो बाकी दंगाइयों की तलाश भी जारी है। सीसीटीवी फुटेज से हिंसा के गुनहगारों की पहचान हो रही है, तो पूछताछ से भी कुछ आतंकियों की पहचान हुई है। एसआईटी का दावा है कि जल्द ही मुर्शिदाबाद हिंसा के बाकी आतंकियों पर शिकंजा कसेगा। और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ कानून की वकालत की है। क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले से तो हमारे ईसाई भाइयों ने जो तालीमी इदारे कायम किए हुए हैं,
चाहे जिस कम्युनिटी का आदमी हो, जुलाई और अगस्त के महीने में उनकी खुशामद करता घूमता है कि हमारे बच्चे को एडमिशन कर लीजिए। और अब पिछले 25-30 साल से मिशनरी के अलावा दूसरे स्कूल भी आ गए और बड़ी तादाद में आ गए। लेकिन कोई वक्फ वालों ने भी कोई स्कूल बनाया पटना में? अगर पता हो तो आप मुझे बताइए। खास तौर से गरीब बच्चों के लिए वक्फ का लफ्ज कुरान हकीम में नहीं आया, लेकिन कुरान भरा पड़ा है, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। कमजोर के ऊपर, गरीब के ऊपर, बेवा के ऊपर, मिस्कीन के ऊपर, मुसाफिर के ऊपर, जो कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं उनके ऊपर खर्च करो। और अब मुस्लिम महिलाओं के मेहंदी लगाने पर फतवा जारी किया गया है। फतवे में कहा गया है कि बाहरी लोगों से मेहंदी लगवाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। देखा जा रहा है कि शादियों का बड़ा मौसम चल रहा है और हमारी मुस्लिम खवातीन बाजारों में जाकर नामहरमों से मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी शरीयत कतअन इजाजत नहीं देता। अस्तगफिरुल्लाह। हमें याद रखना चाहिए कि किसी मर्द को इजाजत नहीं कि वो नामहरम का हाथ पकड़े। इसी तरह हुक्म खवातीन के लिए है कि उनको इजाजत नहीं कि वो किसी का हाथ पकड़ें या पकड़वाएं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद ने इसी बाबत एक फतवा जारी किया था, जिस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ और इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों ने दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में आज दर्शन किए। पालम हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वे सीधे मंदिर पहुंचे, अक्षरधाम मंदिर, जहां उन्होंने भगवान स्वामीनारायण की प्रतिमा का पूजन किया। उषा वेंस जो भारतीय मूल की हैं और उनके बच्चे इवान, विवेक और मरीबेल कुर्ता पैजामा और अनारकली सूट में भारतीय परंपराओं की चमक बिखेरते नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में, जब जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे तो उस वक्त की ये तस्वीरें। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज से 4 दिनों के भारत दौरे पर हैं। आज शाम उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनर होस्ट किया है। दिल्ली पहुंचने के बाद वेंस परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर भी गए। तस्वीरें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे की है। आज सुबह वेंस अपनी पत्नी उषा, बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर गए। उन्होंने यहां भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। वो 4 दिन भारत में रहेंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति वेंस का विमान सुबह 9:45 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। यहाँ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वेंस, उनकी पत्नी और बच्चों के सामने कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य भी पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम वेंस और उनके परिवार के लिए डिनर होस्ट करेंगे। जेडी वेंस कल जयपुर जाएंगे। यहाँ वो परिवार के साथ आमेर फोर्ट, सिटी पैलेस और जंतर मंतर घूमेंगे। इसके अलावा 23 अप्रैल को वेंस परिवार आगरा में ताजमहल का दीदार भी करेगा। खबर झारखंड से है। यहाँ जमशेदपुर में करनी सेना के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया। ये वीडियो झारखंड के जमशेदपुर का है, जहां ये लोग सड़क पर करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विनय सिंह की हत्या के बाद उनके समर्थकों और करनी सेना के लोगों ने नेशनल हाईवे 33 को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे के हंगामे के बाद एसपी ग्रामीण के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देने के बाद रास्ता खोल दिया गया। विनय सिंह की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उनका शव बालीगुमा इलाके में एक ढाबे के पास बरामद हुआ। प्रदर्शनकारी जमशेदपुर सहित झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
आए दिन जमशेदपुर का समझ झारखंड का मतलब पूरा अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो चुका है। डेली हम लोग पेपर सुबह उठते हैं, फला जगह मर्डर, इसका मर्डर, उसका मर्डर, ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है समझ आना कि ये मतलब करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष जब मतलब क्या करता है, उन लोग का आप लोग रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, राजनीति के लोग का रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। मर्डर के बाद पत्नी ने पति के शव को ट्रॉली बैग में भरकर गेहूं के खेत में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद पत्नी की बेवफाई के कई मामले सामने आ रहे हैं। कातिल मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ पति सौरभ की हत्या कर नीले ड्रम में डाल दिया, तो वहीं रविता ने अमरदीप के प्यार में अपने पति अमित की हत्या कर उसे सांप से डसवा दिया। अब इसी तरह का एक मामला देवरिया जिले से सामने आया है, जहां पति ट्रॉली बैग में मिला है। पुलिस की तफ्तीश में जो बात सामने आई है, इस मामले में भी पत्नी की बेवफाई और प्रेम प्रसंग एंगल है। हत्या की वजह इश्क में पति का रोड़ा बनना निकलकर सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी फरार है। दरअसल नौशाद अहमद का शव गेहूं के खेत में एक ट्रॉली बैग के अंदर मिला। पुलिस ने सूटकेस पर लगे टैग से मृतक के पिता की पहचान की। इसके बाद पूरे मामले का सच सामने आ गया। सूचना मिली कि एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है, जिसकी उम्र लगभग 30 के ऊपर है और सिर के आसपास थोड़ी चोटों के निशान है। शव की पहचान कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और बिहार के भोजपुर में शादी के दौरान मामूली सी बात पर दो गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि 7 लोगों को गोली मार दी गई। बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना के लहरपा गांव में रविवार की रात एक बारात में मामूली विवाद को लेकर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग की घटना में गोली लगने से किशोर सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में 2 की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि रविवार की रात लहरपा गांव के रहने वाले कमलेश कुमार के घर बारात आई थी। लड़की के दरवाजे पर द्वार पूजा का कार्यक्रम चल रहा था, तभी कुछ लोग एक थार गाड़ी से पहुंचे। गली तंग होने के कारण थार और दूल्हे की गाड़ी आपस में सट गई। इस दौरान थार गाड़ी के शीशे टूट गए। उससे गुस्साए थार सवार लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों को गोली लग गई। एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के विरोध में लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। घटना से संबंधित जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है तथा घटना से संबंधित सभी बिंदुओं की जांच करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और झारखंड के बोकारो में एंटी नक्सल अभियान को बड़ी सफलता मिली है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बोकारो में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 से ज्यादा नक्सली मारे गए। डीजीपी झारखंड के मुताबिक बोकारो एनकाउंटर में 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी विवेक भी मारा गया। मुठभेड़ के बाद अब तक 8 शवों को बरामद किया गया है। इलाके से 1 इंसास राइफल और 1 सेल्फ लोडिंग राइफल बरामद की गई। इसके अलावा 1 पिस्टल, 8 देसी राइफल समेत पूरा सामान भी बरामद किया गया है। सर्च अभियान के साथ ही मृतक नक्सलियों की पहचान भी की जा रही है। सुरक्षा बलों के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान ललपनिया थाना क्षेत्र के मुंडा टोली इलाके में नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी फायरिंग की, जिसमें नक्सली ढेर कर दिए गए। पुलिस का कहना है कि लुगु और झुमरा पहाड़ पिछले काफी समय से नक्सलियों की सुरक्षित ठिकाने रहे हैं। कार्रवाई को सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। फिलहाल इलाके में हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने एक महिला को टक्कर मार दी। हादसे का वीडियो वायरल। बेकाबू रफ्तार और जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, आपको चंद सेकंड का ये वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस तस्वीर को आप देखिए, जिसमें एक महिला लाल रंग की साड़ी में नजर आ रही है। उसके सर पर कुछ सामान भी नजर आ रहा है और वो सड़क पार करने की कोशिश करती दिख रही है। लेकिन चंद सेकंड के भीतर जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जैसे ही महिला सड़क को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी पीछे से सफेद रंग की एक बेकाबू कार ने उसे टक्कर मार दी और महिला किसी बॉल की तरह हवा में उछलकर सड़क के दूसरे किनारे पर जा गिरी, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं इस हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया और महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि जिस महिला की मौत हुई वो बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गई थी।
लेकिन ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। उधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी कार सवार की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को पकड़कर मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दबंगों की दबंगाई सामने आई। विवाद पार्किंग के पैसे को लेकर शुरू हुआ था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाइक पर दो लोग सवार हैं। बाइक से एक शख्स को रस्सी से बांध रखा गया है, उसे सड़क पर घसीटा जा रहा है। आसपास के लोगों की नजर इस पर पड़ती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल आरोप है कि बाइक सवार दोनों शख्स इस इलाके के दबंग हैं, जिसका पार्किंग संचालक से विवाद हुआ था। पार्किंग के बदले 15 रुपए की मांग की गई थी, जिसे बाइक सवार लोगों ने देने से मना कर दिया और इसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। झगड़े के बाद दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना गोरखपुर के सिनेमा रोड इलाके की है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बाइक सवार लोगों ने उसे 200 मीटर से ज्यादा दूर तक घसीटा। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वीडियो भी उनके संज्ञान में आया है। मामले की जांच हो रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित का नाम संजीव यादव है, जो सिनेमा रोड इलाके में पार्किंग के साथ कैंटीन चलाने का काम करते हैं। और ये खबर यूपी के अमेठी से है। अमेठी के एक गांव में शादी की तैयारियां हो चुकी थी। दूल्हा दुल्हन और बारात सब तैयार थे, तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच गई और शादी रोक दी गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक शादी उस समय नाटकीय तरीके से रुक गई जब बारात निकलने की तैयारी हो रही थी। अचानक से पुलिस दूल्हे के घर पहुंच गई। पुलिस के साथ एक महिला भी थी, जो दूल्हे अमित सोनी की पहली पत्नी कामिनी थी, जिसे देखकर दूल्हे और उसके परिवार वाले हक्के बक्के रह गए। कामिनी को वहां पर देखना किसी को पसंद नहीं आया। इसके बाद कामिनी को वहां से चले जाने के लिए कहा गया। ये बात तुरंत लड़की वालों तक पहुँच गई। यहाँ नजारा एकदम से बदल गया। परिजनों के सामने दूल्हे को पुलिस अपने साथ लेकर गई। दरअसल अमित के घर वालों ने बहू से पीछा छुड़वाने के लिए न्यायालय से एक पक्षीय फैसला लेकर अपने लड़के का तलाक करा दिया और उसके बाद पत्नी ने आनन फानन में हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से उसको दीवानी न्यायालय से मिले तलाक पर स्टे मिल गया। मेरी शादी 2019 में हुई थी और मेरी शादी को 6 साल हो गए। मेरी 3 साल की बिटिया भी है। मेरे ससुराल वालों ने, मेरी शादी गौरीगंज दक्षिण गांव में हुई थी। मेरे ससुराल वालों ने मार पीट के मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ना ही वो समझौता पे राजी हुए, ना ही मुझे रखे। और मैं 2 साल से मुकदमा लड़ रही हूँ, जिसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और बिहार के दरभंगा में एक शादी समारोह के दौरान जश्न में फायरिंग की गई, जिसमें एक महिला डांसर की गोली लगने से मौत हो गई। बिहार के दरभंगा जिले के जाले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मेहंदी प्रोग्राम के दौरान डांसर शानू खान की जान चली गई। डांसर शानू खान मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी, जिसकी गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना जाले थाने के जोगियारा गांव की है। दरअसल डांस प्रोग्राम के दौरान कई राउंड हर्ष फायरिंग की गई और इसी बीच एक गोली महिला डांसर को जा लगी। इससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। रस्म समारोह में शामिल लोग मौके से तुरंत फरार हो गए। बताया जाता है कि प्रभात सिंह नाम के शख्स ने 15,000 रुपए लेकर समारोह में 4 डांसर को गाँव में भेजा था, जहाँ सभी डांसर को एडवांस में 2-2 हजार रुपए दिए गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। दुखद खबर, 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। एक बार फिर से आपको बता दें, वेटिकन सिटी से एक दुखद खबर मिल रही है। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। मनीष हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी मनीष। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वेटिकन की तरफ से इसका आधिकारिक तौर पर अब ऐलान कर दिया गया है। पोप फ्रांसिस, जो कि न सिर्फ ईसाई के दुनिया भर में सबसे बड़े धर्मगुरु थे, बल्कि लगातार वैश्विक शांति के लिए उनकी जो पहल थी उन्हें काफी सराहा गया था पूरी दुनिया में। लेकिन अब वेटिकन की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि पोप फ्रांसिस ने आखिरी सांस ले ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब थी और लंबे समय तक अस्पताल में इलाज होने के बाद वो लौटकर वेटिकन आए थे। और जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस इंडिया आने से पहले जब रोम गए थे, तब उन्होंने आखिरी मुलाकात पोप फ्रांसिस से की थी। तो आप कह सकते हैं कि जेडी वांस जो है
वो आखिरी वैश्विक नेता थे जिन्होंने उनसे मुलाकात की थी। लेकिन आज जब वेटिकन की तरफ से इसका अनाउंस किया गया है कि अब वो नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है कि 88 साल के इस उम्र में जब उन्होंने अंतिम सांसें ली है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी जब अमेरिका या तमाम यूरोपीय देश युद्ध को लेकर, रूस पर युद्ध को लेकर बात करते थे, तब भी ये बात आई थी कि पोप फ्रांसिस इस युद्ध को रुकवाने में एक बड़ी मदद कर सकते हैं और उन्होंने कुछ पहल भी की थी। लेकिन अब जबकि ये ऐलान हो गया तो मुझे लगता है कि अब आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि दुनिया भर के वैश्विक नेता हो या दुनिया भर के तमाम लोग जो है, या फिर ईसाई धर्म को मानने वाले दुनिया भर के तमाम लोग, उनके बीच में एक शोक का संदेश छा गया है। और अब से थोड़ी देर के बाद आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा कि किस तरह से आगे का कार्यक्रम होगा, पोप फ्रांसिस को लेकर किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। ये सब कुछ थोड़ी देर के बाद आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाने वाला है। बिल्कुल मनीष, पोप फ्रांसिस को निमोनिया हो गया था और इस वजह से उससे उबर भी रहे थे, क्या यही वजह बना? देखिए, उम्र तो वाजिब है कि एक बड़ी वजह थी। 88 साल के हो गए थे, निमोनिया की वजह से काफी दिनों तक उनको अस्पताल में रखना पड़ा था। हालांकि फिर वेटिकन अथॉरिटी ने कहा कि उनसे वो धीरे धीरे करके रिकवर कर रहे हैं। और कल जब सार्वजनिक तौर पर उनकी तस्वीरें आई थी, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस रोम गए थे, तब उन्होंने मुलाकात की थी पोप फ्रांसिस से, तो उस वक्त उनकी स्थिति देखकर ये लग रहा था कि वो रिकवर कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार अब आज जब वेटिकन की तरफ से ऐलान किया गया है कि पोप फ्रांसिस नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि न केवल वेटिकन या ईसाई धर्म मानने वाले बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक दुखद खबर है, एक शोक का संदेश है, जो कि पूरी दुनिया को मिलने के बाद मुझे लगता है कि भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू समेत भारत सरकार की तरफ से भी इसको लेकर आधिकारिक तौर पर शोक संदेश जाहिर किया जाएगा। और दुनिया भर के नेताओं की बात करें या फिर ईसाई धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के लिए भी, और न केवल ईसाई धर्म, दुनिया भर के नेताओं का जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और ये सब हमने सीखा है कि किस तरीके से कोई भी महत्वपूर्ण फैसला विश्व का हो, एक पर्यवेक्षक के रूप में उनकी भूमिका या जिस तरीके से वो निर्णय लेते हुए हमेशा अपनी बात रखते आए हैं, उसकी सबने हमेशा सराहना की है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पोप फ्रांसिस जियोपॉलिटिक्स के मामले में भी काफी एक्टिव रहे हैं। केवल ऐसा नहीं है कि वो धर्म गुरु के तौर पर ही जो है सो मतलब धर्म के ही उपदेश देते रहे। वैश्विक शांति के लिए उन्होंने कई बार दुनिया में कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रहे जिसपे उनका योगदान रहा कि जिसमें उन्होंने शांति स्थापना के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। और जब प्रधानमंत्री मोदी इटली गए थे, चाहे वो G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तब उनसे मुलाकात हुई थी। भारत का भी दौरा कर चुके हैं पोप फ्रांसिस। अहम बात यह भी है कि अगर आप पोप फ्रांसिस के जीवन में को देखें तो उन्होंने खुलकर बहुत सारे मामले में ईसाई धर्म की जो पारंपरिक सोच है उससे आगे जाकर कई चीजों का समर्थन किया। और इसलिए उनको कहा जाता था कि पोप के रूप में वो एक सुधारवादी पोप है, एक सुधारवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि पोप फ्रांसिस को जो उनकी लेगेसी यही रहेगी कि उस गद्दी पर बैठकर, उस पद पर बैठने के बाद भी पोप फ्रांसिस ने आधुनिकता के साथ, आधुनिक विचारधारा के साथ, सुधारवादी विचारधाराओं के साथ ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिक्स में जो भी अहम बदलाव होते थे उनसे न केवल वो परिचित रहते थे बल्कि तमाम वैश्विक नेताओं से भी उनकी लगातार मुलाकात होती थी। और कई बार बहुत से जो कॉन्फ्लिक्ट के इशू होते थे उसमें वो वैश्विक शांति के लिए अपील करते रहे हैं। और इस मायने में उनको काफी एक्टिव हमेशा से कहा गया। ऐसा नहीं है कि केवल वो वेटिकन की चार दीवारी में बैठे रहे, बल्कि वैश्विक शांति के प्रयास के तहत उन्होंने दुनिया के कई मुल्कों का दौरा किया। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार जब वेटिकन की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद ये पूरी दुनिया के लिए एक आप कहें कि दुखद सूचना है। और भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों के वैश्विक नेताओं की तरफ से भी यहाँ पर शोक संदेश व्यक्त किया जाएगा। इसके बाद फिर वेटिकन की तरफ से अनाउंसमेंट होंगे कि किस तरीके से पोप को अंतिम विदाई दी जाएगी। और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसमें एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल वेटिकन भेजने का फैसला करेगा। तो बहुत कुछ अभी पोप के अंतिम विदाई को लेकर औपचारिक तौर पर बताया जाना बाकी है। लेकिन हाँ,
जैसे ही ये खबर आई, इससे पहले जब वो निमोनिया की वजह से अस्पताल में थे, तब भी भारत सरकार की तरफ से भी कई बार उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य की कामना की गई थी, पूरी दुनिया से कामना की गई थी। आज भी अगर आप देखें तो लाखों करोड़ों लोग जो कि इटली जब जाते हैं तो उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है अगर वो वेटिकन में जाकर फिर पोप जी बिल्कुल मनीष, और अभी हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जेडी वेंस ने जब उनसे मुलाकात की थी, ये ईस्टर का दिन था, संडे का दिन था, और किस तरह से जब रोम पहुंचे थे जेडी वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, तो वो भी पोप फ्रांसिस से मिले थे। हालांकि उस वक्त भी उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन तब ये जानकारी मिली और इन तस्वीरों को देखकर हर किसी को ये सेटिस्फैक्शन भी हुआ, ये संतोष भी हुआ कि पोप फ्रांसिस अब रिकवर कर रहे हैं। लेकिन न्यूमोनिया की वजह से उनकी हालत खराब होती गई और जो अभी जानकारी मिल रही है वो बहुत दुखद है। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है और संभवतः ये आखिरी पब्लिक वीडियो होगा, आखिरी तस्वीरें होंगी जब किसी वैश्विक नेता से पोप फ्रांसिस मिलते हुए इन तस्वीरों में नजर आए हैं। ईस्टर के मौके पर, रविवार के मौके पर जेडी वेंस ने उनसे मुलाकात की थी और इन तस्वीरों पर अगर आप गौर करेंगे तो जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसको ये लगा कि पोप फ्रांसिस की सेहत में सुधार हो रहा है, वो न्यूमोनिया से रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज ये दुखद खबर आई है, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। वेटिकन सिटी से ये दुख भरी खबर आ रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कल जेडी वेंस ने मुलाकात की थी, ईस्टर के मौके पर संडे को ये मुलाकात हुई थी, बाद में इसकी तस्वीरें जारी की गई और आज पोप फ्रांसिस के निधन की दुखद खबर हमारे सामने है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन? देखिए, अभी वेटिकन की तरफ से आधिकारिक ऐलान ये किया गया है और जाहिर है कि भारत सरकार और दुनिया भर के तमाम वैश्विक नेताओं की तरफ से कुछ ही देर में आपको शोक संदेश दिखाई देगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अगर सार्वजनिक तौर पर उनकी तस्वीर देखें तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जब उनसे मुलाकात की थी तो उस समय की तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। इसके अलावा जो ईस्टर को लेकर प्रार्थना होनी थी, उस प्रार्थना में हालांकि उन्होंने जो हर साल एक पोप के नाते वो हिस्सा लेते थे उसमें वो नहीं ले पाए थे, लेकिन प्रार्थना के तुरंत बाद ही फ्रांसिस बेसिलिका के प्रवेश द्वार के ऊपर जो बालकनी है, लॉजिया बालकनी, वहां पर वो खड़े हुए थे और नीचे मौजूद हजारों लोगों ने जब पोप फ्रांसिस की झलक देखी थी तो काफी खुशी का इजहार किया था। जो सेना की बैंड है उसने फिर इतालवी राष्ट्रगान और होली सी की धुन बजाई थी। पोप फ्रांसिस ने भी बालकनी से हाथ और फिर अपने सैनिक को कहा कि वो उनका लिखा हुआ भाषण पढ़ दें। तो स्वास्थ्य जब उनका धीरे धीरे ठीक हो रहा था और अमेरिका के उपराष्ट्रपति वाला जब वीडियो सामने आया तो सबको यही लगा कि पोप फ्रांसिस बहुत तेजी के साथ उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। लेकिन 24 घंटे के भीतर ये दुखद सूचना पूरी दुनिया को मिली है कि अब पोप फ्रांसिस नहीं रहे। अगर देखा जाए तो ईस्टर का मौका, ईस्टर में उन्होंने जिस तरह से सभी लोगों को शुभकामनाएं दी थी और उन्होंने कहा भी था कि मैसेज में कि भाइयों और बहनों ईस्टर की सबको शुभकामनाएं, तो उस समय जो उनकी आवाज थी वो पहले की तुलना में काफी प्रभावशाली दिख रही थी। तो इस तरह उनके हाव भाव, उनके वीडियो, उनके इस तरह मिलन होने के तौर पर सबको यही लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मनीष। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं हमारे दर्शक इस वक्त देख भी पा रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जब पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी उस वक्त का वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईस्टर का मौका था और सेंट पीटर्स स्क्वायर में उस वक्त ईस्टर की प्रेयर आयोजित की जा रही थी जब जेडी वेंस का काफिला वहां पर मौजूद था और उसके बाद जेडी वेंस की थोड़ी देर बाद पोप फ्रांसिस से मिलते हुई तस्वीर भी सामने आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी तो उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफी अस्वस्थ थे, निमोनिया उन्हें हो गया था, उससे रिकवर करने की कोशिश पोप फ्रांसिस कर रहे थे और अस्वस्थ होने की वजह से उन्होंने अपनी बहुत जो जिम्मेदारियां थीं, जो कारभार था, उसमें हाल के दिनों में
काफी कटौती भी कर दी थी। और यही वजह है कि ईस्टर पर जो हर साल प्रेयर होती थी वो काम भी पोप फ्रांसिस ने एक दूसरे कार्डिनल को सौंप दिया था। और जब जेडी वेंस उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे तो उस वक्त ईस्टर की प्रेयर हो रही थी और उसी दौरान जेडी वेंस ने उनसे मुलाकात की थी इस पवित्र मौके पर। और संभवतः ये किसी बड़े वैश्विक नेता से पोप फ्रांसिस की आखिरी मुलाकात की तस्वीरें हैं जो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज ये दुखद खबर पोप फ्रांसिस के निधन की। और विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन मुंबई में अगले महीने 1 से 4 मई के बीच होने जा रहा है। इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां भी की जा रही हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स का आयोजन होने जा रहा है। समिट का आयोजन 1 से 4 मई के बीच होगा। ये समिट नई पीढ़ी के फिल्म मेकर्स के लिए एक ऐसा मंच होगा जहां वो अपनी कहानी कहने की कला, तकनीकी कौशल और रचनात्मक सोच को प्रदर्शित कर पाएंगे। वेव्स 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक आंदोलन है जिसका मकसद क्रिएटिव दिमाग को सही स्किल्स और अनुभव से लैस करना है। ट्रेलर मेकिंग प्रतियोगिता और वर्कशॉप्स युवाओं को ग्लोबल मंच पर पहचान बनाने का शानदार अवसर प्रदान करते हैं। ये शिखर सम्मेलन उन सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता है जो कहानी कहने और फिल्म निर्माण में भविष्य बनाना चाहते हैं। वेव समिट 2025 के लिए 3000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 600 उम्मीदवारों को सिलेक्ट और ट्रेंड किया गया। आयोजन का मुख्य आकर्षण ट्रेलर मेकिंग कंपटीशन रहने वाला है, जिसमें 134 से ज्यादा एंट्रीज आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समिट एक गेम चेंजर साबित होगा। ये युवाओं के लिए सीखने, अपने कौशल निखारने का मौका साबित होगा।